हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? और इतनी सारी छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बच्चों, बता दो कैसा लग रहा है? कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली है भाई? और दिवाली पे आपने कौन कौन सा पटाखा फोड़ा बताएं? क्या क्या खाया? कुछ नया हुआ? लौकी कह रहे हैं आज और रहने दो सर क्लास ना भाई। छुट्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि छुट्टियों को भुलाने के लिए और 2 दिन छुट्टी लगेगी हैं? ऐसा ही क्या? वी आर इन फाइनल्स। कल का मैच देखा, मैच भी बहुत शानदार हुआ। मजा आया? बढ़िया नहीं लग रहा है? अच्छा, मस्त रही राज। इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है। लौकी की सब्जी खाई सौरभ ने, धुआं धुआं कर दिया। अच्छा श्रेया, क्यों भाई? ईटिंग नहीं भाई? अच्छा जी, रितिका पढ़ने के लिए तैयार है। चलो भाई, दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाई आप लोगों ने, मैच में मजा आया, गार्डन गार्डन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे थोड़े से पढ़ाई में ढीले हो गए कि आपके एग्जाम भी बहुत डिले हैं। अभी अब अगले 6 महीने 7 महीने तक कोई पेपर नहीं है। आपके पेपर 7 महीने के बाद होंगे। देखो एग्जाम आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि 7 महीने के बाद सारे पेपर फटाक से हो जाएंगे। तो इतना डिले होने का कोई आपको समय है नहीं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस में पढ़ा रहा था, सवाल नंबर 128 एमबीएस के पेपर का सवाल है। एमबीएस के पेपर में सॉरी क्वेश्चन आए थे, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जवाब दीजिएगा। बताइए, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक उस प्राइस पर बेचता है जिस पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचता है। बाकी नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। पूरे लेनदेन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लगी मेरे। देखिए, एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी, तो मैंने मान लिया कि माने शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी है 500 रुपए की। समझ में आया? एक नोटबुक का सीपी 1 रुपए है। ठीक है भाई, एक नोटबुक का सीपी 1 रुपए, 500 नोटबुक कितने में खरीदी होगी? 500 रुपए। एक नोटबुक 1 रुपए की खरीदी है। 300 नोटबुक उसने इस प्राइस पे बेचा है। 300 नोटबुक उसने बेचा, मैं नोटबुक लिख रहा हूं। 300 नोटबुक उसने इस प्राइस पे बेचा है जितने में उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 500 नोटबुक कितने खरीदी थी? मैंने मान लिया 500 नोटबुक 500 रुपए की, एक नोटबुक 1 रुपए की। तो 300 नोटबुक उसने इस प्राइस पे बेची जिसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 500 नोटबुक कितने खरीदी? 500 रुपए की। तो 300 नोटबुक बेची उसने 500 रुपए में। क्लियर है? और 140 नोटबुक ही सोल्ड 140 नोटबुक्स। ध्यान सुनिएगा, 140 नोटबुक को बेचता है 20% हायर रेट देन एट व्हिच ही सोल्ड 300 नोटबुक। 140 नोटबुक को 20% हायर प्राइस पे बेचता है जिस प्राइस पे उसने 300 नोटबुक बेची थी। भाई उसने 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की हो जाएगी? एक नोटबुक होनी चाहिए 500 रुपए, 300 5 रुपए 3 रुपए की। एक नोटबुक कितने की है? अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची है, तो एक नोटबुक कितने की बेचेगा? 140 नोटबुक कितने की बेचेगा? 140 नोटबुक की बेचनी चाहिए, 140 नोटबुक कितने की होनी चाहिए? लेकिन इस रेट से 20% हाई रेट से बेचा है। तो अगर 300 नोट 500 रुपए की है, 140 नोट कितने की बेचनी चाहिए? लेकिन इस रेट से 20% हाई रेट पे बेचा है। इससे 20% ज्यादा कितना होता है? 20% ज्यादा मतलब 120% 1.2 कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, यानी क्या आ जाएगा? 70 280। 140 नोट बेची है 280 रुपए की। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं कैलकुलेट करने पर। रिमेनिंग नोटबुक को बेचता है कॉस्ट प्राइस पर। रिमेनिंग नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। रिमेनिंग नोटबुक कितने? 500 खरीदी थी, 300 और 140 440 हो गई, बची 60। टोटल 500 नोटबुक, 60 नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचा। एक नोटबुक 1 रुपए की है, 60 नोटबुक बेची कितनी? 60 रुपए की। क्लियर? आप बोलो 60 नोटबुक कितने में बेचेंगे? 60 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर, तो उसने सारी नोटबुक कितने रुपए में बेची? इतने में सारी नोटबुक कितने रुपए में बेची? आप बोलोगे हां सर कितना आ गया? या गया 500 और 300 800 840 840 रुपए में उसने सारी नोटबुक बेची। 840 रुपए में समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 500 रुपए का उसने सामान खरीदा था, 500 रुपए का 840 उसने बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। ये आ जाएगा भैया 340 बटे 5 68% का प्रॉफिट है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर किस पाएंगे देना? बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। इसके लिए आपको पढ़नी है। आगे चलेंगे। एक और सवाल 129। ठीक है नी? 129 नंबर क्वेश्चन करके बताइएगा बच्चों। सवाल का क्या आंसर है सभी लोग? टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर में सवाल आया था बच्चों, करके बताइएगा जल्दी से। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। मानो रेट लिखा है, रेट साल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को। सवाल बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ऐसे 3 4 क्वेश्चन प्रीवियस में आ रखे हैं, मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं। ये वाला मिसलेनियस लाइन क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस एक टीवी के क्रिया मूल्य से 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपए कम है। ठीक है? टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, कंप्यूटर 24500 रुपए में बेचा जाता है। पूरे लेनदेन में होल्ड ट्रांजैक्शन 20% लाभ होता है। तो टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो यहां लिख रहा हूं कंप्यूटर, यहां लिख रहा हूं टीवी। सभी लोग ढंग से सुनिएगा, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे? ये कंप्यूटर है और ये दोस्तों टीवी है। बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस और ये हो गया दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए, एक कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24500 बेचा जाता है। 10% अगर पहली लाइन से शुरुआत करना तो एक्स मानना पड़ेगा, एक्स मानना। टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, 10% की वैल्यू क्या होती है? 1 बटे 10। यानी कि टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, अगर टीवी का सीपी 10 है तो टीवी 11 में बिका गया है। टीवी का सीपी अगर 10 है तो टीवी को 11 में बेचा गया है। कंप्यूटर कितने में बेचा जाता है? कंप्यूटर बेचा जाता है 24500 रुपए में। क्लियर? ये मैंने का सवाल बोला है, ये रेशियो में इसने सर्कल बंद कर दिया। अब पहले लाइन देखो, कंप्यूटर का सीपी टीवी से 45 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का सीपी 45 रुपए कम है। कंप्यूटर का सीपी कितना? 10 माइनस 45 रुपए। कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी का 10 माना है, टीवी का सीपी 10 है तो सेम प्राइस 11 हो जाएगा। टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 से 45 रुपए कम है, कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, पूरे लेनदेन में 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? पूरे लेनदेन मतलब दोनों सामान पर कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है 20%। इसका मतलब है कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ये मतलब है इस बात का कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। दोनों सामान का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? 24500 रुपए प्लस 1100 11 यूनिट। ये यूनिट है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू में रेशियो बंद किया है। ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस, दोनों सामानों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 और 10 20 यूनिट, 20 यूनिट माइनस 4500। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। दोनों सामानों का टोटल पूरे लेनदेन मतलब सारे सामान पर कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है। ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाई करके 1.2 यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 20 की 1.2 होगी मेरे दोस्तों 24, 20 की 1.2 होगी 24 यूनिट, 11 24 11 का डिफरेंस 3 यूनिट आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 4500 की 1.2 होगी कितना आएगा? 5400 5400 हो जाएगा। जब 5400 माइनस 5400 जब इधर आएगा, माइनस 5400 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 5400 29900। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29900 रुपए कितने हुआ? एक की वैल्यू कितनी है? 26 और 36 39। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2300 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2300 रुपए आ गई तो आपसे पूछा टीवी का विक्रय मूल्य। टीवी का विक्रय मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 2300, 11 की वैल्यू 11 23 और 11 23 आ जाएगा 2500, 25 7 300 रुपए। ये सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन बात करेक्ट है। ए ऑप्शन। रिकॉर्डिंग नहीं है, वीडियो को शांत सत्य नहीं, कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा, सत्य 6 दिन में सब भूल गए बेटा। अब समझने के 10 दिन लगेंगे। 6 दिन की छुट्टियों में सारा गणित प्रॉफिट लॉस रेशियो में कैलकुलेशन सब पूरा हो गया वाला। ठीक है जी? तो अब दोबारा से गणित को समझने के 10 दिन लगेंगे आपको। 10 दिन तक चुपचाप मुंह की तरह बैठे रहो। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को, सॉल्यूशन को पीछे मत भागो, सवाल के पीछे भागो। हल अपने आप मिलेगा जब आपको समस्या समझ में आएगी कि समस्या क्या है। फिर से एक बार बताता हूं, एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। अगर मैं पहली लाइन से शुरुआत करूंगा तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? टीवी का x है, कंप्यूटर का x माइनस 4500। अब x आ जाएगा तो x से हमें तकलीफ, तो हम इसको इग्नोर किया, आगे बढ़ते हैं। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी टीवी का सीपी अगर 10 है तो 10 से 10 का सामान 11 में बेचा गया है। टीवी का सीपी अगर 10 है तो 10 से कितने में बेचा गया? 11 में। ठीक है जी? कंप्यूटर 24500 बेचा जाता है, कंप्यूटर को बेचा गया 24500 में। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब पहले हम इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है, टीवी का 10 है तो कंप्यूटर का कितना है? 10 यूनिट माइनस 4500 यूनिट, इसलिए सर्कल बंद कर दिया। अब सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरे लेनदेन में 20% का लाभ होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आपने भी अपनी दुकान में कंप्यूटर भी रखा, टीवी भी रखा, आपने दोनों सामान को बेचा, तो दोनों सामानों को बेचने से कुल मिलाकर, दोनों सामानों के कुल मिलाकर आपको 20% का लाभ हुआ। यानी कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो कुल विक्रय मूल्य है, उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब ही होता है 120% या 1.2। इसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो खुद का 120% हो जाती है। 120% को ही हम 1.2 कहते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर परसेंटेज में बढ़ाया है। पूरे लेनदेन में 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों सामानों का जो कुल विक्रय मूल्य है उन दोनों सामानों के कुल विक्रय मूल्य से 1.2 गुना है 20% ज्यादा। 20% ज्यादा होने का मतलब
20% ज्यादा होने का मतलब हाजी अपने आप 100% होती है। 100 को 20% मिलाओगे तो 120% हो जाएगा। 120% का मतलब होता है 120/100 और 120/100 को 1.2 कहते हैं। मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में क्लास डेढ़ घंटे की, डेढ़ घंटे की क्लास देख लो आप। ठीक है, मुझे पता आप सब कुछ भूल गए हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, छोटे वाला किया, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, दोनों का 24,500 प्लस 11 यूनिट, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, दोनों का टोटल 10 10 20 माइनस 45 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 1.2 टाइम्स 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा मतलब 1.2। अब मुझे यहां से करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मैंने किया हवा में, एक स्टेप लिखा नहीं है, एक स्टेप दिमाग में करा है, कॉपी पे लिखा ही नहीं है, आपको दिमाग में समझना है कि 1.2 की जब मैं गुणा करूंगा 20 में तो क्या आएगा, 24 आएगा। ये 24 है, इधर 11 यूनिट है, 24 यूनिट और 11 यूनिट का डिफरेंस आएगा 13 यूनिट आएगा, 13 यूनिट। अब 4500 की गुणा करूंगा 1.2 आएगा 5400, अब 5400 माइनस 5400 जब इधर आएगा 24,500 में तो ऐड हो जाएगा, माइनस 5400 इधर आएगा तो जोड़ के हो जाएगा 29,900। जो बालक ये नहीं कर सकता वो एक स्टेप लिख लो, डाउट मत लाओ, मैंने कैलकुलेशन दिमाग में कर ली, मैं आपको दिमाग में करना सिखा रहा हूं। अगर आपके पास दिमाग है ही नहीं तो आप एक स्टेप को खुद कर लो, पहले आप इसके अंदर गुणा करो, बंदूक की तरह, और फिर कर लो। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की 23 रुपए, 1 की वैल्यू 23 रुपए है तो टीवी का कॉस्ट प्राइस 11 यूनिट, 11 की वैल्यू आएगी 2300 यानी 25,300 रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहाँ पर 130 जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर है। मतलब आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमारा भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऐसी बात नहीं है, पर पढ़ना है और पढ़ना है ईमानदारी से। नहीं संकेत, संकेत छठ पूजा का हॉलीडे रहेगा बेटा, संकेत छठ पूजा तो संडे की है ना, 18 तारीख को छठ पूजा, तो छुट्टी है ही। ठीक है, छठ पूजा 18 तारीख की है ना, देखो एक बार कब कब की भाई छठ पूजा, बिल्कुल भी नहीं संकेत जी, वो तो बच्चों पे निर्भर करता है संकेत जी, बच्चे है नहीं जिस लायक जल्दी जल्दी से बस निकाल लेना, बच्चे बहुत ही बेकार है बेटा पढ़ने में, बच्चे बहुत बेकार हैं, इनको कुछ खोपड़ी नहीं जाता है। कल की है छठ पूजा, कल की है ना भाई, 19 20 संडे मंडे 17 18 19 20 19 तारीख की छठ पूजा, तो 19 तारीख का तो संडे है ना भाई, वो तो आपकी छुट्टी हो गई। चलो मान लिया आपकी बात, कल छुट्टी है 20 तारीख की, चलिए छठ पूजा की छुट्टी देना भगवान गुस्सा करते हो, मैं पिछले 5 साल से छठ पूजा की छुट्टी नहीं दे पा रहा हूँ, भगवान मुझसे नाराज रहते हैं, मैंने दे दी। 19 तारीख का संडे है और 20 तारीख का मंडे है, मैंने आपको 2 दिन की छुट्टी दी है, चलो आपको छठ पूजा की, ठीक है ना, अच्छे से छठ पूजा एंजॉय करिए, छठ पूजा एंजॉय करना, छठ पूजा करनी है आपको, भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव ही ऐसे प्रबल भगवान है जिसको इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, बाकी किसी भगवान को इंसान आंखों से नहीं देख सकता। हवा को नहीं देख सकते, अग्निदेव को देख सकते हैं, अग्निदेव को देख सकते हैं, कुछ भगवान है अग्निदेव देख सकते हैं, चंद्रमा देवता है वो भगवान नहीं है, सूर्य भगवान को देख सकते हैं और उनसे हमें सीधा प्रॉफिट होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य की पूजा करने से क्या फायदा, सूर्य को आधे घंटे बंद कर दो, फायदा अपने आ जाएगा, सारी दुनिया आधे घंटे में जो है बर्फ का गोला बन जाएगी। तो इसलिए सूर्य देवता की पूजा छठ पूजा वाले दिन होती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए करेंगे सवाल नंबर 130 बताओ, लगभग कह रहे हैं 5 आदमी का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मिला है, एक प्रसाद हमें भेज देना। हमारे छोटे भाई की, आपके बिट्टू सर आप जानते हो कि हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे सारे काम हम दोनों भाई मिलकर करते हैं जितना भी है, उनकी शादी है 27 तारीख को, 19 तारीख को उनका तिलक है, तो मैं जाऊंगा गांव, 27 तारीख को उनकी शादी है, तो इसलिए 27 तारीख के आसपास भी आपकी छुट्टियां हो जाएंगी कुछ, शादी तो इंसान की एक बार होती है, 2 भाई हैं अंकल, तो छुट्टियां होंगी उसमें भी। 19 तारीख को उनका हुआ है तो मैं 18 तारीख को ही चला जाऊंगा, यानी सैटरडे को, परसों को मैं केवल आज और कल ही पढ़ा पाऊंगा, 18 तारीख को गांव चले जाएंगे, 19 तारीख को है भैया का, 20 तारीख को पूरा काम सबमिट करके वापस आएंगे। ठीक है जी, हमारे गांव में बुलंदशहर में शाना, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी है जी। सवाल नंबर 130 करके बताइएगा क्या आंसर है। अब चलो बहुत बात होगी, सवाल करके बताओ, ये सवाल बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, डाटा बदल के, ठीक है ना, सवाल की बड़ी लैंग्वेज को देख के आपको घबराना नहीं है, हर एक सरकारी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है जी। कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है, खरीद लिया, 3 पैकेट चावल खरीदने अलग अलग भाव वाले, अलग अलग वह परिवहन पर 150 रुपए खर्च करता है। सारे सवालों सारे चावल खरीद लिए, खरीदने के बाद एक जगह से दूसरे जगह ले जाने रिक्शा में, तो रिक्शा में 150 रुपए की राशि खर्च करता है। वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है, सभी चावलों को एक साथ मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 किलो के हिसाब से बेचता है। सारे चावल एक साथ खरीद लिए, खरीदने के बाद उनको इकट्ठा किया, एक जगह मिला लिया और सारे चावलों को बेच दिया 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपसे ये पूछा गया बताओ पूरे लेनदेन में उसका कितने परसेंट का लाभ हुआ, पूरे लेनदेन में आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा, कौन करके बताएगा। ठीक है, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, इस साल हमारे देश में 35 लाख शादियां हैं, इन्हीं 2 महीनों में 35 लाख। कल जिस टीम के साथ हमारा मैच हुआ ना, कल जिस टीम के साथ, उस देश की जनसंख्या ही 49 लाख है, 49 लाख, आप समझ पा रहे हैं, न्यूजीलैंड की जितनी जनसंख्या होती है तो हमारा हर साल जब लगन खा जाता है 2 महीनों का शादी हो जाता है, फिर भी कहते हैं हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। चलिए अब बताओ जी सवाल का आंसर होगा क्या किया कि एक आदमी ने 3 अलग अलग टाइप के चावल खरीदे हैं, चावल खरीदने के बाद जो है उनको मिलाया और मिलाने के बाद सभी चावल को एक ही दाम पर बेचा 62.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। पूरे लेनदेन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप लगाओ हिसाब लगाओ पहले कि सारा चावल खरीदा कितने का गया है, बताओ। तो भाई ध्यान सुनिएगा, एक आदमी खरीदा 55 रुपए पर केजी वाले 20 किलो चावल, 1 किलो चावल अगर 55 रुपए का तो 20 किलो कितने होंगे, 55 गुणा 20 1100 रुपए के। उसके बाद 50 रुपए पर केजी वाले चावल खरीदे 25 किलो, 1 किलो चावल 50 रुपए के तो 25 किलो कितने होंगे, 25 पंजे 125 1250 रुपए के। उसके बाद 60 रुपए पर केजी वाले 35 किलो चावल खरीदे तो 1 किलो चावल 60 रुपए के तो 35 किलो कितने होंगे, 60 गुणा 35 आ जाएगा 2100 रुपए के। कहानी यहाँ पर रुकी नहीं, चावल खरीदने के बाद भी 150 रुपए का खर्चा किया ट्रांसपोर्ट रिक्शा पे, तो 150 रुपए खर्चा किया उसने ट्रांसपोर्ट पे, तो टोटल कितना खर्चा होगा चावल खरीदने में, 1000 1000 2000 2000 ये 4000 हो गया और 250 150 400 200 600 40 रुपए, यानी कि सारा टाइप का चावल खरीदने में 4600 रुपीस का खर्चा हुआ, 46 रुपए का खर्चा हुआ सारा चावल खरीदने में, घर तक लाने में। खरीदने के बाद उसने क्या किया है, सभी खरीदने के बाद उसने क्या करा है, सभी प्रकार के चावल को मिलाया, पूरे स्टॉक को 62.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर, एक बात बताओ उसने चावल खरीदा कितना, 20 किलो चावल ये खरीदा, 25 किलो ये खरीदा, 35 किलो ये खरीदा, 20 किलो 25 किलो और 35 किलो कितना हो गया जी आपका, 80 किलो चावल हो गया ना, 80 किलो चावल, उसने टोटल 80 किलो ये चावल खरीदा 40 रुपए का, अब टोटल चावल खरीदा 80 किलो और 1 किलो चावल बेच रहा है 62.5 रुपए का, तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा, 80 गुणा 62.5 का। सभी तीनों टाइप के चावल को खरीदने के बाद बढ़िया से मिलाया और मिला के बेचा 62.56 रुपीस पर केजी में। 1 किलो चावल 62.56 रुपीस का बेचा है तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा, मल्टीप्लाई बाय 80, यानी कि टोटल सामान कितने रुपए का बेचा, यहां तक कोई परेशानी, टोटल सामान कितने का बेचा, तो 40 रुपए का सामान खरीदने के बाद कितने बेचा है, प्रॉफिट कितना रेशियो लेंगे, सीपी से एसपी का रेशियो लेंगे, बात समझ, बस मुझे यहां से कैलकुलेशन करनी है और यहां से कुछ भी नहीं है, बताओ जल्दी से जी। देखिए 40 पे पॉइंट नंबर 23 से तो करना चाहिए, 200 बार जाएगा, ये 23 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे, 23 से 23 से 23 दूनी 40 बचा कितना, 40 के बाद बचेगा यहां से 165 23 161 और 23 दूनी 40, 2 से काटते हैं दोस्तों 100 बार और 2 से काटेंगे 40 बार। आपने कहा हिसाब आगे क्यों नहीं काटा, मैं बात जानता हूं कि 100 में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, यानी कि हो गया 100 रेशियो 40 की 22.2 होगी तो 8 और 27 108 108.8 आ गया, 40 की 2.2 मारेंगे तो अगर 100 का सामान 108.8 में कितना प्रॉफिट 8.8 का और 100 में जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है 8.8%। इस सवाल को पहले पहला ऑप्शन 8.8%। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, पहले आपने ये पता लगा कि सारा चावल खरीदा कितने का है, फिर आपने ये पता लगा कि सारा चावल बेचा कितने का है और आपने रेशियो ले लिया और वहां से आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल लालची लोग अपनी दुकान पे बैठ के इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको कोई गणित की नॉलेज नहीं चाहिए, आपका केवल थोड़ा सा दिमाग दुकानदारी वाला होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई इस शीट का लास्ट, और उसके बाद जो है दोस्त हम अगली शीट शुरू करेंगे, 31 नंबर करके बताइए, हम एकदम ठीक है आपको समय देते हैं करने का बच्चों। बनाएं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अल्लाह क्या मैच, ये सवाल का मैच कौन जीता, फाइनल होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे लग रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वो वाला थोड़ा घबराती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया थोड़ा घबराती है, ये भी रिकॉर्ड बनेगा कि वर्ल्ड कप बिना कोई मैच हारी जीतने वाली टीम पहली है। बड़ा कुछ नया घटित हो रहा है हमारे देश में, हैं छठ पूजा है 17 तारीख को, कल ही है ना चुनाव,
एमएलए एमपी में है क्या? विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में कल एमपी में चुनाव है। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है, 19 तारीख को फाइनल है भाई। इतना कुछ हो रहा है। हम्म चलिए, करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों। निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपए बेचने से 20% का लाभ हुआ। एक दीवार घड़ी को 1008 रुपए बेचने से 12% का लाभ हुआ। यदि वह टेबल फैन को 980 रुपए बेचती है तो उसे दीवार घड़ी को मिनिमम किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया सवाल भाई। ये है टेबल फैन और ये है मेरे दोस्तों वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीपी क्लेम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एसपी यानी कि क्लेम। मेरी बात को सुनना। निकिता ने टेबल फैन को 840 रुपए बेचा निकिता ने बेचारी ने और 20% का लाभ हुआ। तो टेबल फैन का सीपी क्या होगा? 840 पे बेचने पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस 120% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू होगी 120, 100% की वैल्यू निकालो 700 रुपए। तो यानी कि टेबल फैन का जो सीपी है 700 रुपए। उसके बाद दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। दीवार घड़ी का सीपी क्या होगा? 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, 112% की वैल्यू है। 100% में 12% प्रॉफिट होगा तो बिका कितने? 112% में 112% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालो तो कितना चला जाएगा मेरे भाई? 9 चला जाएगा, यानी 900 रुपए। तो दीवार घड़ी का वॉल क्लॉक का कॉस्ट प्राइस क्या है? 900 रुपए आ गया। बोला है मैं टेबल फैन को 980 रुपए बेचती है। टेबल फैन को बेचती है 980 रुपए में। पूछा गया दीवार घड़ी को किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे को मिलाकर कोई नुकसान ना हो, ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। कितने मिनिमम प्राइस पर उसे बेचना चाहिए जिससे कि दोनों सौदों को मिलाकर किस कोई नुकसान ना हो? कितने मिनिमम प्राइस पर बेचना चाहिए? भाई टेबल फैन 700 रुपए का था, 980 बेच दिया। टेबल फैन पे 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टेबल फैन पे अगर आप दीवार घड़ी पे 280 रुपए का नुकसान करा दोगे तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे नहीं? भाई टेबल फैन पे 280 का प्रॉफिट हो गया, दीवार घड़ी पे 280 का नुकसान हो गया, पूरे लेनदेन में कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं कोई लॉस हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 900 रुपए पे 280 का नुकसान कराओगे तो दीवार घड़ी कितने बेचनी पड़ेगी? 120। 620 रुपीस में ये सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात समझ। कोई समस्या? बहुत ही अच्छा एक आसान सवाल था। ये प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक सीख थी जो मैंने आपको अच्छे से करवाई और आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस की शीट नंबर 2 किसने लगी है इसमें? लगी। पहली शीट काफी बड़ी थी, दूसरी शीट बहुत छोटी सी है। दूसरी शीट में केवल 45 सवाल ही है, ठीक है ना? चलो इस आज की क्लास में निपटा देंगे। बनाइए जल्दी से। प्रॉफिट लॉस में 3 शीट है, करो पहला जल्दी से बताएं। पहला सवाल प्रॉफिट लॉस की शीट नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन। पहली शीट बेसिक थी, इजी सवाल थे, उसमें बनाइए। अब इसमें कुछ सवाल मैंने रीजन के तौर पे डाले हैं, या कुछ याद भी है कि भूल गए। राम ने 20% के लॉस पर एक प्लॉट को 6,55,000 रुपए बेचा। 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ता? ये सवाल मैं ऑलरेडी पहली शीट में करवा चुका हूं। मैंने यहां पर दोबारा से एक ऐसा क्वेश्चन डाला है आपके रिवीजन के लिए, जिससे कि मैं चेक कर रहा हूं कि आपको ये टाइप याद भी है कि भूल गए। करके बताओ जरा। जितना मैं शीट करवा रहा हूं माधुरी, काफी अगर हमारी शीट भी मान लीजिए सॉल्व करके तो इसका कल्याण हो जाए। सवाल में साफ साफ बोला है कि 6,55,000 रुपए में एक प्लॉट बेचने से राम को 20% का लॉस होता है। 6,55,000 रुपए में राम ने प्लॉट बेचा, राम को 20% का लॉस हुआ। 100% के सामान पे अगर 20% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 80% में। ये 80% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू आएगी 80। 1% का माना गया भाई। 100% पे 20% का लॉस अगर होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 80% में। 80% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ये 1% का मान है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। आपसे पूछा 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्लॉट को कितने बेचना पड़ेगा? 100% का 15% का प्रॉफिट कमाना है तो प्लॉट को 115% बेचना पड़ेगा। आपसे 115% की वैल्यू पूछिए, ये आंसर होगा। एक स्टेप मैंने आपको समझाया। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करने के चक्कर में लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन में 1 लाख रुपए का फर्क है। तो मैं सवाल को ऑप्शन से करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहां पर इसको भाग दोगे तो 8 64 8 बार तो जाएगा, 8 से 12 जाएगा, 8 से 12 जाएगा 64। अब 8 से 12 नंबर आएगा, 8 की अगर गुणा 115 में तो 920 होता है, यानी कि 920 से 12 नंबर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। 920 से 12 नंबर आना चाहिए। देखो यार इस तरीके से आपको सवाल करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप लोगों ने आप बोलोगे हां सर कर पाएंगे। और फिर कोई सवाल ऐसा ही सवाल हमारे बच्चों दो आपके सामने करके बताओ जी, क्या फटाफट बताइए आप। जी सवाल है, एक शोरूम मालिक कार को 6,32,500 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अगर इसको 8,10,000 में बेचे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये सवाल है। कल बच्चों, एक शोरूम का मालिक कार को 6,32,500 में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। 8,10,000 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? प्लीज पूछो सवाल है। ये टाइप में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिवीजन के तौर पर कर रहा हूं। देखो बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तो ये पहले लाइन से सीपी निकालो, टीपी निकालने की जरूरत नहीं है। बोला जब हम कार को बेचते हैं 6,32,500 में तो कितना होता है? 15% का प्रॉफिट होता है। 100% में 15% का प्रॉफिट होता है तो सामान बिकता कितने में? 115% में। बोला अगर हम कार को 8,10,000 बेचेंगे 8,10,000 रुपए में तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये पूछा आपसे, इसकी वैल्यू ऑप्शन निकालनी है। अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, आंसर नहीं आने वाला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर है। ये सवाल जानबूझ के ऐसे सेट किए जाते हैं तो आप जो है एप्रोक्स में करो भाई। ये 6,32,500 8,10,000 है। अगर 25 रुपए को इग्नोर कर दूं भाई, 6,30,000 रुपए के सामने 25 रुपए की औकात थोड़ा है। जब डील लाखों की हो तो हजारों को इग्नोर कर देते हैं। जब डील 6,32,500 की चल रही है तो 25 रुपए इग्नोर कर दो। तो पहले मेरे 6,30,000 का आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, 8,10,000 रेशियो कितना है? ये चला जाएगा जी 9 से 9 से 63 9 में 81 हो गया कि नहीं हो गया? यानी पहले प्लॉट 7 रुपए में बेच रहे थे, पहले प्लॉट कितने में बेचा था? 7 रुपए में। और 7 रुपए बेचने पर आपको 15% का प्रॉफिट था, यानी कि 115% की वैल्यू 115% की। अब प्लॉट देखो आप 9 मिनट में आपसे 9 मिनट की वैल्यू पूछे, 9 की वैल्यू कितने परसेंट है? ये सवाल है, आप बोलोगे हां जी सर सवाल दीजिए, बताओ करके बताओ क्या आएगा? 7 मिनट के लिए 115 की वैल्यू क्या आएगी? आ जाएगी 7 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1035/7। 1035 को 7 से भागो क्या आएगा? 7 1 7 बचेगा 3 3 7 28 बचेगा 5 5 7 56 148 आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 100% से कितना ज्यादा? 48% ज्यादा। एप्रोक्स 48 पहला ऑप्शन, 48% नजदीक पहला ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त खत्म। ये है सवाल का सॉल्यूशन। ऐसे करने लगे तो केवल कैलकुलेशन करते हुए रह जाओगे। ऐसे करोगे तो फटाक से उत्तर निकालोगे। 7 की वैल्यू 115% 9 की वैल्यू 47%, एप्रोक्स 100% से कितना ज्यादा है? 48% ज्यादा होगा। आपका प्रॉफिट है, ये ऑप्शन 48 के नजदीक पहला, ये उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त, आगे बढ़ जाओ। तो मैं आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, वो आप कहीं से भी देख लोगे। मैं आपको सवालों को जल्दी करना सिखा रहा हूं साथ के साथ। ठीक है जी, आगे चलिए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 3। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। इस टाइप पे मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा बेटे? 4। करो सवाल नंबर 3। बताइए बच्चे सवाल का क्या आंसर है? करेंगे गाइस को इग्नोर कर दिया, बहुत छोटी वैल्यू का। करो जी। तीसरा
जी बच्चों बताओ, सोहन पुरानी कार 2,47,000 रुपए में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 28,000 रुपए खर्च करता है, वह कार को 2,78,250 बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मैं कई बार आपको समझाता हूं कि किसी भी सामान को खरीदने में हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो होता है सीपी, टोटल मूल्य। अब कार खरीदी 2,47,000 में, लेकिन 28,000 उसकी मरम्मत पे खर्च हुआ, तो कार का टोटल सीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल बोलूंगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2,65,000 रुपए, ये आ जाएगा 2,65,000 रुपए कार का सीपी होगा, सीपी। अब इतनी की कार पड़ी आपको टोटल, लेकिन आपने कार को बेचा कितने में? आपने कार को बेचा 2,78,250 रुपए में। तो आप हमें बताओ कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ? इतने का सामान इतने में जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 65 और 13 होता है 13,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो बड़ा इजी ऑप्शन है, बहुत इजी होगा। देखो 26,500 का आधा होता है 13,250, 26,000 का 13,500 का आधा 250, ये जीरो भी है, यानी कि आधा तो है नहीं है, 1/20, ये 1/20 है। 2,65,000 का 1/20 है, ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है मुझे, और 1/20 का मतलब होता है सी ऑप्शन 5%, 5% का आपको प्रॉफिट हुआ है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही पागल की तरह बैठे 2,65,000 गुणा 100 और काटने लगे 25 से, ये समझ करना, थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी देखो, ऑप्शन कितने आसान है। आगे चलते हैं, बहुत इजी टाइप है, इसमें कोई कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, ये बताइए बच्चों। हाँ ठीक है ना, 10 सवाल मुझे करवाना है, ये बताइए। सवाल नंबर 4, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी, ठीक है, इसकी मरम्मत पर इसकी मेंटेनेंस पे 3,000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? अब बताओ मेरे प्यारे भाई। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 में और 3,000 रुपए खर्च किए इसकी मेंटेनेंस पे और इसकी मरम्मत करवाने पे, यानी कि मोटरसाइकिल होगी 25,000 की, 22,000 पे 3,000 खर्च किए, मोटरसाइकिल का सीपी होगा टोटल सीपी 25,000 रुपए। अब इसने मोटरसाइकिल को बेच दिया, मोटरसाइकिल पे 12% का लाभ हुआ, मोटरसाइकिल को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 12% का। बोला 500 रुपए कम में बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? बहुत सारे बच्चे लगे हिसाब किताब करेंगे, पहले 12% बेचने प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 500 रुपए कम करेंगे, जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल पड़ी है 25,000 रुपए की, आपने मोटरसाइकिल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा तो आपको 12% का प्रॉफिट हुआ। अगर 500 रुपए कम में बेचते, 12% से 500 रुपए कम में बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होता, ठीक है? कितना? 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में कितना कम प्रॉफिट होता? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी यानी क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट 12% का हो रहा था, आपको 500 रुपए कम में बेचोगे तो 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? ये 500 रुपए क्या है भाई? आपका सीपी है 25,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 500, ये 500 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 25,000 का 10%, ये 25,000 का 1% होता है 250 रुपए, 500 रुपए होगा जी 2%। ये कॉस्ट प्राइस का 2% है, देखो ना, 25,000 रुपए का 1% 250, तो 2% कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो पहले 12% का प्रॉफिट था, अब आपने 500 रुपए कम में बेचा, 500 रुपए का मतलब है 2%, तो 2% आपको कम प्रॉफिट होगा, 12 से 2% कम यानी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? 10%। इस सवाल का आंसर 10% है, बस खत्म। अरविंद बिल्कुल गलत कर रहे हैं बेटा आप। आपने मोटरसाइकिल टोटल 25,000 रुपए की खरीदी है, आपने मोटरसाइकिल को खरीदने के बाद 12% लाभ पर बेच दिया। 500 रुपए कम बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा, लेकिन 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा, आंसर परसेंटेज में बताना है। ये 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा कितने सीपी पर? सीपी 25,000 रुपए पर, 25,000 रुपए के सीपी पर 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में 200% कितना आएगा? क्या आएगा? आपका 2%। तो 12% से 2% कम यानी कि आपको 10% का प्रॉफिट होगा। दुनिया में कोई स्मार्ट तरीका नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर तो बड़ा आसान हो गया, ऐसे सोचना है आपको। परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज में करो। एक और सवाल, सवाल नंबर 6 बच्चों आपके सामने, जवाब दीजिए। इस सवाल का क्या आंसर है? दिमाग लगाओ बेटा विशाल, सवाल पढ़ें आप, ठीक है ना। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी, कौन सा सवाल है जी? करो, तो कम बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या कर रहे हो? जितनी मेहनत करनी चाहिए कर नहीं रहे। नो सवाल पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं। कौन सा सवाल है क्या? नॉर्मल डेली लाइफ के सवाल है, डेली लाइफ के, वो गणित के सवाल मत समझाओ, कोई जिंदगी के सवाल समझो, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है। चलिए, रजनी ने 22,500 रुपए में एलईडी टीवी सेट खरीदा, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अगर तुम्हारी इतनी बुरी हालत, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के 1 से 31 बेसिक सवाल करवाए, बेसिक 1 से 31 बेसिक सवाल करने के बाद मैं लेवल उठा रहा हूं। अगर आप 1 से 31 सवाल बेसिक पढ़ने के बाद भी आपको अंदर कमी रह जाती है, इसका मतलब आपकी हालत बहुत खराब है और आप इतने बेकार हैं पढ़ने में कि आपके लिए सरकारी नौकरी की 10 साल तैयारी करना भी कम है। कोई टीचर तो प्रॉफिट लॉस नाम के पूरे चैप्टर में 131 सवाल नहीं करवाता। मैंने तो आपको केवल प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक सीट में 131 सवाल करवाए, इतनी प्रैक्टिस करवाई और हर एक सवाल को टाइम देकर पढ़ाया है। उसके बाद आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, आप परसेंटेज रिवाइज नहीं करोगे, आप रेशियो नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं केवल प्रैक्टिस करवा सकता हूं, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मेरा काम बस सही दिशा दिखाना है, उस दिशा पे चलना आपको खुद ही पड़ेगा। रजनी ने 22,500 रुपए में एलईडी टीवी सेट खरीदा, मेहनत करो प्रशांत। उसने इसके ट्रांसपोर्ट पर 800 रुपए और इसको लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किए। 20% का ओवरऑल प्रॉफिट अर्जित करने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना होगा? इस सवाल में पूछा क्या? देखो, रजनी बेचारी की बंदी है, 22,500 रुपए में टीवी खरीद के लाई, खरीदने के बाद रिक्शा वाले को पैसा दिया 800 रुपए के, ये टीवी हमारे घर तक ले गया 800 रुपए, उस पर 1,000 रुपए सर्विस वाला टीवी लगाने के बाद 1,000 रुपए दिया, तो टोटल टीवी कितने रुपए का जोड़ दो, ये टोटल टीवी हो गया भैया 23,500 800 1300, 24,300 रुपए का टोटल टीवी हो गया। ये बात है 23,800 24,300 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब बोला है 24,300 रुपए पर इतने का टोटल कॉस्ट प्राइस, टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस है। 20% का प्रॉफिट कमाना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? अगर इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 120% में। 120% मतलब 1.2 टाइम्स, ये सेलिंग प्राइस आ गया। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, और 20% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो भैया मैं तो यूनिट दे रहा हूं, 3 दूनी 6 इकाई आएगा, ये वाला ऑप्शन है, बात समझ। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, खत्म। ठीक, एक और सवाल है, सवाल नंबर 6 बनाओ दोस्त, फटाफट करेंगे। एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी, ठीक है जी, और प्यार से सुनना समझना। चारों सवाल है, चारों सवाल एक ही टाइप के, पर हर देखो मैं सारे टाइप करवाने की कोशिश करता हूं, चारों सवाल करवाने को मैंने, चारों एक ही टाइप के सवाल है, लेकिन हर एक में अलग चीज पूछी गई है, तो आपकी कॉपी खुलेगी। एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर उसकी जो है मेंटेनेंस पे कुछ पैसे खर्च किए। खर्च करने के बाद सवाल ढंग से पड़ेगा, उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का। आपसे पूछेगा कार की मरम्मत पर, कार की मेंटेनेंस पर कितना पैसा खर्च किया गया है, आपसे पूछा है। देखो, एक आदमी ने कार 1,08,500 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में कार खरीदी? कार खरीदने के बाद उसने कुछ पैसा खर्च किया उसकी मरम्मत पे, है ना। खरीदने के बाद कार को मरम्मत करवाई, कार को सामान खराब था, उसमें नया डलवाया। मरम्मत करने के बाद अब कार नहीं बनी, उसने कार को बेच दिया। कार को बेचा है 1,56,250 रुपए में, और इतने रुपए में कार बेचने से 25% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ, अगर इतने रुपए में सामान बेचने से कार पे 25% का लाभ हुआ है तो कार का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? ये 100% 25% का प्रॉफिट है, ये 125% की वैल्यू है, 125% की 1% की वैल्यू आ गई, आप यहां से 100% की वैल्यू निकालो। मैंने पहले बेसिक सीट में पढ़ा दिया, ऐसा क्यों करता हूं? 10 साल मैंने आपको करवाया, 10 साल जाकर रिवीजन कर लो। 1,56,250 बेचने से 25% का लाभ हुआ है, 100 पे 25% का लाभ हुआ, 125% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 125 से भाग देंगे, 100% की वैल्यू निकालो, ये कार का टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये जो नंबर है 15,625, ये नंबर 125 का स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर होता है 15,625, आपको पढ़ाया भी, आपको याद भी होगा। तो पूरा 125 बार कर जाएगा 1250, 100 से गुणा होगी तो आएगा 1,25,000 कार का टोटल कॉस्ट प्राइस है। यानी कि एक्चुअली में हुआ क्या है, आपने कार खरीदी होगी 1,08,500 में, फिर आपने कुछ पैसा कार की मरम्मत पे खर्च किया, तो कार का टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया 1,25,000, जिसपे आपने 25% का लाभ कमाया और कार को बेच दिया 1,56,250 में। तो आपने कार की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कितना किया है? 1,25,000 में से 1,08,500 हटाएंगे तो 16,824 होता है, 16,500 रुपए। 16,500 रुपए जो एक्स्ट्रा है कहां हुआ है? ये कार की मेंटेनेंस पे खर्च हुआ है। तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर है भाई। तो प्रॉफिट लॉस की पहली शीट दोबारा से पढ़ो बेटा, आप सब कुछ भूल भाल गए, कुछ नहीं याद आपको। 16,500 रुपए समझ में आया? अगर आपको सवाल समझ में आया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे, यस। सब वाले कमेंट में यस लिखेंगे। 8687.5 गलत बता रहे हो, पूरा दिमाग लगा के बता रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। कर लोगे? चारों टाइप के सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, आप किसी अनपढ़ मिस्त्री से पूछोगे तो वो भी सही करके दे देगा आपको सवाल, ठीक है ना। मिस्त्री लोगों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा फास्ट होता है, पढ़े लिखे आदमी को गधे हैं, ठीक है ना। पढ़े लिखे आदमी की कोई दो पड़ी नहीं है, बीटेक
अगला सवाल, सवाल नंबर दोस्त आपके सामने यहाँ पर 7 करके बताइए जिस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। चलिए अगला सवाल, अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला टाइप आसान था, वेरी गुड। चलिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, मैं ऐसा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान सेलिंग प्राइस के 62.5% बेचा जाता है तो k% का नुकसान होगा। यदि वर्तमान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 2k% का लाभ होगा। k का मान क्या है, k का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल ऑलरेडी पहले ही हो चुका है पहली शीट में, लेकिन यहाँ वेरिएबल डाल के सवाल को डरा दिया, एग्जामिनर के डालने का काम किया, वेरिएबल डाल के बोला यदि कोई वस्तु अपने करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% पर बेचा जाए तो k% का नुकसान होगा। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8, 12% 1/8 है, तो 62.5 5 गुना 5/8। जैसे मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 है, ये मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु को जो आप बेच रहे हो 8 रुपए बेच रहे हो, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 8 है। तो सवाल बोला गया कि अगर सामान को उसके वर्तमान में जो विक्रय मूल्य है उसके 62.5% बेचा जाए तो k% का नुकसान होगा। तो सेलिंग प्राइस में 8 मान लिया, 8 का 62.5% कितना होता है? 5 होता है। यानी कि जब आप सामान को 5 रुपए बेचते हो, जब आप सामान को 5 रुपए बेचते हो सेलिंग प्राइस से, तो आपको k% का नुकसान होता है। नुकसान नुकसान मतलब कॉस्ट प्राइस से k% कम मिलेगा। अब बोला गया यदि वर्तमान विक्रय मूल्य पर बेचे तो 2k% का लाभ होता है। भाई हमने सेलिंग प्राइस को माना कितना? 8, करंट सेलिंग प्राइस को 8 माना। अगर हम करंट सेलिंग प्राइस पर ही वर्तमान विक्रय मूल्य पर बेचें तो हमको 2k% का प्रॉफिट होता है, 2k% का हमको लाभ होता है। तो आपसे पूछा k का मान ज्ञात करें, k का मान क्या है? तो हमने क्या सिखाया? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले 5 रुपए में बेच रहे थे तो k% का लॉस है, अब 8 रुपए में बेच रहे हैं तो 2k% का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 3k% का, 2 के में से माइनस करेंगे 3k% का। रुपए में कितना फर्क आया? पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, 8 रुपए में बेच रहे थे, रुपए में फर्क आया मेरे दोस्तों 3 रुपए का। रुपए में फर्क है 3 रुपए का, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी k% का मतलब क्या है? k% का मतलब 1 रुपए के बराबर 3 से 3 कट गया 1 रुपए का। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 3k% का। रुपए में कितना फर्क है? पहले 8 रुपए में बेच रहे थे, पहले 5 रुपए में 8 रुपए में दोस्तों 3 का फर्क है, 8 5 3 का डिफरेंस, k% मतलब 1 रुपए। आपको निकालना है k का मान। सुनो, k% का मतलब है, k% का मतलब है 1 रुपए, 1 रुपए, ठीक है? लॉस है, माइनस 1 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, आप मुझे खुद बताओ k का मान निकालना है, k का मान यहां से निकलेगा पहले, k से यहाँ से 2 के निकलेगा, 2 के नीचे k का मान निकालना है। सुनो, आप यहां से पेन को 5 रुपए बेचते हो, वस्तु को 5 रुपए बेचते हो, आपको 1 रुपए का नुकसान होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 6 रुपए हुआ। आप किसी सामान को 5 रुपए बेचते हो और k% का मतलब 1 रुपए, आपको 1 रुपए का नुकसान होता है, तो सामान का कीमत 6 रुपए हुआ। लॉस क्या होता है? लॉस होता है CP माइनस SP। आपने सामान को 5 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, k% मतलब 1, तो वस्तु का जो कीमत है 6 रुपए, 6 रुपए का नुकसान होगा 5 रुपए का, तो 6 रुपए का 6 रुपए है CP। आपको 6 पे लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। 6 पे लॉस कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 1 रुपए का। बोलोगे आंसर, यानी कि आपका लॉस है 1 रुपए, तो 1 रुपए 6 का मतलब होता है 16.6%, और ये k% के बराबर है। आपको लॉस कितना हुआ? k%, और आपको लॉस कितना हुआ पहले? 16.6 का। तो k की वैल्यू कितनी है? 16.6 आ गई। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 16.66। बहुत अच्छा सवाल है। पहली शीट में से 5 सवाल हुए, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, वहां बात निकल लिया था, नॉर्मल था। यहां वेरिएबल डाल के सवाल को मुश्किल बना दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं, आज वही इस्तेमाल करना है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले k% का लॉस था, 2k% का प्रॉफिट, 3k% डिफरेंस है, रुपए में 3 रुपए का। k% मतलब 1 मान पूछना है तो CP निकालना पड़ेगा। पेन को 5 रुपए बेच दो, 1 रुपए का नुकसान, तो CP कितना हुआ? 6 रुपए, 6 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान हुआ है 16.6%। 16.6% किसके बराबर? k% के बराबर, तो k की वैल्यू क्या है? 16.66। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। हमें कभी आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मामूली नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 8। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सवाल का आंसर है। ऐसा क्वेश्चन अभी इस साल के भी पेपर में आया था, सेम सवाल। 3 क्वेश्चन कराऊंगा जी। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू, एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं, यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। ओके, मैं नाम लिख रहा हूं, सुधा, सुधा, रेनू, रघु, सुधा, रेनू और रघु, ये 3 कैरेक्टर सवाल में जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। चलिए, तो सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है 20% के लॉस पर 576 रुपए में, यानी कि रेनू ने वो वस्तु 576 रुपए में खरीदी है। अच्छा, सुधा ने रेनू को बेचा 20% के लॉस पर, कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर। तो आप मुझे बताओ कि सुधा का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है और रेनू को बेचने से 20% का नुकसान हुआ है और 576 रुपए में बेची है। रेनू ने, सुधा ने सामान रेनू को बेचा कितने में? 576 रुपए में, और 576 में बेचने से 20% का नुकसान हुआ। 80% की वैल्यू है, 100 पे 20 का नुकसान कराओगे तो 80% की वैल्यू है। इसे 100% की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 8 7 56 और 8 20 720 रुपए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है। ये बात क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सुधा ने 720 रुपए का सामान रेनू को बेचा है 576 रुपए में। उसके बाद आगे बढ़ेगा, रेनू ने उसके ट्रांसपोर्ट पर 224 रुपए खर्च किए और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ होता। रेनू के लिए लाभ का, रेनू के लिए मेरे दोस्तों लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन सवाल। सुधा ने रेनू को वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची, ठीक है। सुधा ने रेनू को वस्तु बेची 576 रुपए में। 576 रुपए में खरीदने के बाद रेनू ने 224 रुपए खर्च किया उसके ट्रांसपोर्ट पे। 576 रुपए की वस्तु खरीद ली रेनू ने, 224 रुपए खर्च किया रेनू ने उसको ट्रांसपोर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। तो रेनू को वस्तु पड़ी है 576 प्लस 224 कितने रुपए की? 800 रुपए। 576 में 224 जोड़ने कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो रेनू को सामान अल्टीमेटली 800 रुपए का पड़ा, 800 रुपए का पड़ा। फिर रेनू ने खरीद के इस वस्तु को बेच दिया रघु। रेनू ने सामान को रघु को बेचा और इस दाम पर बेचा है। रेनू ने सामान को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू ने सामान बेचा है रघु को और इस कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। मैं सुधा का सीपी कितना है? 720 रुपए। 720 रुपए का 24% का प्रॉफिट कमाना है। रेनू ने रघु को इस दाम पर बेचा है। सवाल को पढ़ो, कृपया सॉल्यूशन मत देखो, केवल सवाल पढ़ो। रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। भाई सुधा का मूल्य 720 रुपए, 720 रुपए का 24% का लाभ कमाना है तो 720 रुपए के 124% बेचना पड़ेगा और 124% का मतलब 1.24। 24% का प्रॉफिट कमाने मतलब 124% में सेल करना है 1.24। क्लियर है? आपसे पूछा रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि रेनू ने 800 रुपए का टोटल सामान खरीदा, टोटल सीपी 800 है और रेनू ने रघु को इतने रुपए में बेचा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेनू ने जो सामान बेचा रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% लाभ हो। सुधा का सीपी 720 है, 720 पे 24% का लाभ कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 124% या 1.24 में। तो रेनू ने 800 रुपए का सामान रघु को इतने बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? हम लेंगे रेशियो। क्लियर है? 80 से जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार और 80 से जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 9 बार। बात क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 10 रेशियो कितना आएगा? 9 की वजह से मैं 12 100 24 4 9 36, यानी कि आएगा 11.36। अगर मैं 100 और 111 आएगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है? यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। 20 को 100 बनाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 90 की गुणा करेंगे 10/2 4 ही आएगा। 111.90 के पहले 1.2 में 100, ठीक है? 90 की 0.04 में 3.6 ऐड करेंगे तो कितना? 111.6। 100 रुपए का सामान 111.6 में बेचा तो कितना प्रॉफिट है? 11.6% का प्रॉफिट है और ये आंसर है बी ऑप्शन। बात समझ। सवाल में कुछ भी नहीं है, कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। सवाल को पढ़ना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा। आगे एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9। जल्दी से करेंगे, 2 क्वेश्चन और एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। बताइए क्या उत्तर है सवाल का? इसके कर दीजिए प्रिंस। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% लाभ, 62.5% भाग 24% लाभ पर और बाकी सामान 13% के लॉस पर बेच दिया। पूरे लेनदेन में उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज याद करो। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बेचा है 24% के लाभ पर और बाकी सामान बेचा है 13% के लॉस पर। पूरे लेनदेन में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज याद करें। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बटे 8 है, तो बटे 8 की सरल मैंने मान लिया। सुजाता के पास टोटल सामान है 8 रुपए। सुजाता के पास टोटल सामान है 8। 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के लाभ पर, प्रॉफिट बची कितनी? 3। टोटल वस्तु मैंने 8 मान ली, तो 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के प्रॉफिट बचा कितना? 8 में से 5 कटेंगे 3। 3 वस्तुएं बेची हैं 13% के लॉस पर, 13% के हानि पर। तो सामान को रेशियो में किया गया। पूरे लेनदेन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पूरे लेनदेन में नहीं निकाल सकते। डाटा बहुत आसान है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि जब डाटा आसान है तो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? वेटेड एवरेज से। यहाँ 5 का 24%, 24 120 का प्रॉफिट हुआ, 13 का 39 का लॉस हुआ, तो 120 और -39 कितना है? 81%। 81% का प्रॉफिट है कितने सामान पर? 5 और 3 8 सामान पर बटे 8। 81/8 का मतलब है दोस्तों 10:1/8। 10:1/8 का मतलब है 10.125% का प्रॉफिट। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन।
ठीक है भाई, 24 5 120 और 13 120 45 150 कंपाउंड रेट कितना आएगा 10.125%। कुछ है नहीं सवाल में, वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा। क्या तकलीफ है सवाल में, पैसे की तकलीफ नहीं सवाल में, बताओ किसी वाले को भी पैसे की तकलीफ आई हो तो। अगला सवाल, सवाल नंबर है और आज की क्लास का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर है 10। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, और मुझे ये सवाल काफी उम्दा लगा था, इसलिए मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का क्वेश्चन, एक ग्रोसर मिक्सेस टू वैरायटी ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹28 पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक किराने वाला है, वो दो टाइप के गेहूं की किस्मों को मिलाता है, दो टाइप के गेहूं को मिलाता है और मिश्रण को ₹28 पर केजी में बेचता है, उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो एक किराने वाला है, वो दो टाइप के गेहूं को मिलाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना, मिश्रण को बेचता है ₹28 पर केजी में, ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस है और ₹28 पर केजी में बेचने से 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से मिश्रण का सीपी क्या आ जाएगा, जवाब दोगे, यहाँ से मिश्रण का क्रिया मूल्य क्या आ जाएगा, तो मुझे जवाब दो। आप मिश्रण को ₹28 पर केजी में बेचते हो, ₹28 पर केजी में, और आपको 25% का लाभ होता है, 25% मतलब 1/4, यानी अगर आपका सीपी 4 है तो आपको 1 का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5, ये 5 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 4, ये मिश्रण का सीपी आ गया, क्रिया मूल्य आ गया कि नहीं आ गया। आप मिक्सर को ₹28 पर केजी में बेचते हो और आपको कितना प्रॉफिट होता है, 25% का, 25% मतलब 1/4, समझ में आया। लेकिन 4 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस वो 5 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, मिश्रण का सीपी आ गया। दो टाइप के गेहूं मिलाया आपने, फर्स्ट और सेकंड, आपने दो टाइप के गेहूं मिलाया है और मिलाने के बाद मिश्रण को बेचा आपने 28 पर केजी में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड, पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है वो दूसरी से डबल है, एंड ही हैज मिक्स्ड देम द रेशियो 2:3, दोनों गेहूं को 2:3 रेशियो मिलाया है, तो चीपर वैरायटी का प्राइस क्या है, दो टाइप के गेहूं खरीदे, दोनों गेहूं को 2:3 रेशियो मिलाया गया है, दोनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो मिलाया गया है। ये आप बोलोगे सर, बोला गया कि पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है, पहली किस्म का जो कॉस्ट है वो दूसरी से दुगना है। सवाल साफ बोला गया कि गेहूं की पहली किस्म का क्रिया मूल्य दूसरी किस्म से दुगना है, क्रिया मूल्य आपको निकालना है, पहली किस्म का जो प्राइस है दूसरी से डबल है, दूसरी का प्राइस अगर ₹1 पर केजी है तो पहली का प्राइस है 2। ये आप बोलोगे सर, तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी कितना होगा, वेटेड एवरेज से आप मुझे ये बताओ, वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी क्या होगा। आपने दोनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो मिलाया है, पहली किस्म का जो प्राइस है वो दूसरी से डबल है, पहली किस्म का प्राइस है 2, आपने 2 किलो लिया तो कितना हो जाएगा, 2 में 4, दूसरी किस्म का प्राइस है 1, आपने 3 किलो गेहूं खरीदा तो कितनी कीमत लगेगी, 3 3 तो टोटल हो गया 7, ₹7 का गेहूं है, कितने किलो मेरे दोस्तों, 2 3 5 बटे 5 आ गया, यानी कि 7/5। वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी कितना आ जाएगा, 7/5, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 40 किलो का मिक्सचर का सीपी रखा है भाई, 2 दूनी 4 और 3 कम 3, 4 3 7, ₹7 प्राइस कितने का, 2 3 5 बटे 5, अब कितने में आप होगा 5 से 5 कट जाएगा, 7 28 आपका 4 बार कट जाएगा, तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 4 16 ₹16 पर केजी, एक की वैल्यू आ गई ₹16 पर केजी। आपसे पूछा सस्ती गेहूं का प्राइस बताओ, सस्ती गेहूं का प्राइस 1 मिनट के लिए आपसे पूछा था, एक की वैल्यू ₹16 पर केजी, सस्ती गेहूं का प्राइस है, ये ऑप्शन खत्म। ऐसे सवालों को वेटेड एवरेज से करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको कर पा रहा हूं जिससे याद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, शीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करेगा और इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल आज इतना ही, बाय।